नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं से पाठ 6 सदाचार का तावीज़ नामक पाठ को पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को इसको समझाने वाला हूं। बहुत ही अच्छा पाठ है। इसमें हमें भ्रष्टाचार हमारे रग रग में व्याप्त है, इसके बारे में जानकारी मिलने वाली है। एक अच्छी कहानी है, बड़ी ही मज़ेदार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे ऊपर में हमें मिलता है पाठ 6 सदाचार का तावीज़। इसके जो लेखक हैं उनका नाम श्री हरिशंकर परसाई जी है। तो आगे कहानी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, उसे भी पढ़ लेते हैं। भ्रष्टाचार आज के समय और समाज का बहुचर्चित विषय है और यह भ्रष्टाचार परसाई जी के रचना काल में भी अपने फलते फूलते रूप में रहा होगा। तभी तो अपने तीखे व्यंग्य में भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप तरीकों को व्यंग्यकार ने कथात्मक कलेवर में कुछ हकीकत और कुछ कल्पना के जरिए व्यवस्थागत खोखलेपन और दरबारी संस्कृति के साथ सघन रूप में उभारा है। यहाँ पे कहा गया है कि देश में वर्तमान में भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोग कभी न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो उसमें बीच बीच में भ्रष्टाचार 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 बस यही सुनाई देते रहता है। आसपास में भी कहीं जाएंगे तो बड़े लोग, आप लोगों के पिता चाचा या फिर जो भी उनसे और बड़े होंगे, वो लोग भी कहीं पे बात करते होंगे तो भ्रष्टाचार के बारे में बातें करते हुए आप लोगों ने सुनी होंगी। तो भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्ट आचरण करना भ्रष्टाचार होता है। ठीक है, मतलब आचरण का खराब होना, भ्रष्ट आचरण। ठीक है, उसी को भ्रष्टाचार कहते हैं। सदाचार और भ्रष्टाचार। तो एक कहानी है जिसमें एक राज्य रहता है जिसमें भ्रष्टाचार बहुत अधिक फैल गया रहता है। तो भ्रष्टाचार के बारे में वहाँ के लोग कोई जानते नहीं रहते हैं। बस भ्रष्टाचार का कार्य जरूर करते रहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार होता कैसे है, किसको भ्रष्टाचार कहते हैं, इसके बारे में लोगों को पता नहीं रहता है। और जब पता भी चलता है, उसके रोकथाम के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं और वो फिर से कैसे भ्रष्टाचार में बदल जाता है, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। आजकल हमारे भी देश में बहुत भ्रष्टाचार फैल गया है, हल्ला मचा रहता है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा, तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है? राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते, पर तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वे सपनों की बात। यहाँ पे बात आती है, राजा के पास कहीं से खबर मिलती है कि पूरी प्रजा हल्ला मचा रही है कि पूरे राज्य में हमारे भ्रष्टाचार फैल गया है। सभी तरफ घूस लेने का सिस्टम प्रारंभ है, जबरदस्ती। बीच बीच में लोग अपना पैसा ना होते हुए भी उस रकम को खाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें पूरे राज्य में फैली हुई थी। तो अब राजा पूछता है अपने दरबारियों से, दरबारी मतलब उसके दरबार में जो मीटिंग में बैठने वाले या फिर कैबिनेट में के सदस्य, राजा के कैबिनेट के सदस्य। ठीक है, या अर्थात जितने भी मंत्रीगण हैं और उसके सलाहकार जितने भी होते हैं, उन सब के साथ में बैठकर जब मीटिंग करते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है, सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तुम लोगों को कहीं दिखा है क्या? भ्रष्टाचार कहाँ है? तो दरबारी लोग कहते हैं कि हमें तो नहीं दिखा है। तो राजा कहता है, तो दिखा होगा तुम लोगों को। मुझे नहीं दिखा तो क्या हुआ, तुम लोगों को दिख सकता है। जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते हैं, पर तुम लोग को तो दिखते होंगे। तो दरबारी, हाँ, हमें बुरे सपने तो दिखते हैं, सब
कहते हैं लेकिन वो तो सपनों की बात है, बोल देते हैं। तो राजा कहता है फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नामूला लेते आना, हम भी देखें कि कैसा होता है। अब तक इन लोगों को भ्रष्टाचार क्या होता है पता ही नहीं है। क्या कर रहे हैं, कोई सामान व अमान होगा भ्रष्टाचार, ऐसा सोच रहे हैं, जिसको हाथ में पकड़ कर लेकर आ सकते हैं और दिखा सकते हैं, ऐसा अब तक राजा सोच रहा है। वाह, ऐसे राजा मूर्ख। तो अब आगे क्या होता है, एक दरबारी ने कहा हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीज नहीं दिखती। मतलब राजा इतना पैसे वाला था कि उन सब चीजों को वो लोग देखते देखते अब उन्हें छोटी छोटी बातें या फिर छोटी चीजें नजर नहीं आती थी। इतने बड़े लोग हो गए थे, कौन, उनके दरबारी लोग, ठीक है। वो अभी क्योंकि पैसों पर गद्दी पर बैठा करते थे, इसलिए उनको अब छोटी चीजों से कोई मतलब नहीं था। अब वे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि किसी वायरस से भी छोटा बारीक होता है जो हमें नहीं दिखाई देगा। चलो अभी तो हमारे समय में बहुत सारा वायरस घूम रहा है वो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इनके राजा रजवाड़े में कौन सा क्या घूम रहा था, इनको दिखाई नहीं दे रहा था। भ्रष्टाचार को वायरस समझ रखे थे। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। अब देखो किस प्रकार से चापलूसी यहाँ पे कर रहे हैं। क्या चापलूसी कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार हमें दिखा भी तो हम उसे देख नहीं पाएंगे राजा जी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही छवि बसती है। हमेशा हम हमारे मन से आत्मा से केवल आपको ही निहारते रहते हैं, बाकी कुछ तो हम देखते ही नहीं हैं, ऐसा वे कहते हैं। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में आंज कर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार देखने का काम सौंपें, ऐसा वे कहते हैं। किसकी बात करते हैं, विशेषज्ञों को बुलाने की बात करते हैं, विशेषज्ञों के द्वारा भ्रष्टाचार की जांच करवाने की बात कहते हैं। कौन कहते हैं, दरबारी कहते हैं, ठीक है। फिर बुलाया जाता है। राजा ने विशेष जाति के 5 आदमी बुलाए और उनसे कहा सुना है तुम्हारे राज्य में भ्रष्टाचार है। तुम्हारे नहीं थी, हमारे है। राजा ने विशेष जाति के 5 आदमी बुलाए और उनसे कहा सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है यह पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़ कर हमारे पास ले आना, अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। इस प्रकार से उन्हें कहते हैं। किसको कहते हैं, जो विशेषज्ञ आए रहते हैं उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो अब विशेषज्ञ छानबीन प्रारंभ करते हैं। 2 महीने बाद वे फिर से दरबार में हाजिर होते हैं। दरबार में मतलब राजा के पास आते हैं, अपना सारा डिटेल रिकॉर्ड बना कर आते हैं कि क्या क्या कारण है, कहाँ भ्रष्टाचार है, कैसे भ्रष्टाचार है। तो अब आगे क्या होता है यह भी देख लेते हैं। राजा ने पूछा विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? तो वे कहते हैं जी सरकार। क्या भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सारा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे बताओ, देखूं कैसा होता है। विशेषज्ञों ने कहा हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, ऐसा वे कहते हैं। सच्ची बात है। अब भ्रष्टाचार को कोई देख थोड़ी सकता है, वह तो अनुभव करने की चीज है। कोई कहीं पे भ्रष्टाचार होता क्या है, किसी गलत कार्य को करवाने के लिए जब हम किसी से कोई पैसा या फिर कुछ और चीज ले लेते हैं और उस कार्य को हम करवा देते हैं तो वही होता है भ्रष्टाचार, ठीक है। जैसे
सबसे छोटा भ्रष्टाचार कब प्रारंभ होता है? जब आप लोगों को या फिर किसी को भी अपने घर से कोई सामान खरीद कर लाने के लिए पैसे दिया जाता है। मान लीजिए आपको 100 रुपये दिए गए कि आप शक्कर 2 किलो खरीद के ले आना, और शक्कर किलो मिला 42 रुपये, और 42 दोनों कितने हो गए? 84 रुपये। 84 रुपये का शक्कर आप लोगों ने खरीद कर तो लाया, लेकिन घर में पूछने पर क्या है बोल दिए कि 50 रुपया किलो था, और बाकी 16 रुपये आप खा गए। क्या खाए? तो कुछ भी अपने मन का बाजार से खरीद कर खा लिए। तो भ्रष्टाचार सबसे पहले यहीं से प्रारंभ होता है। उसके बाद क्या होता है और भ्रष्टाचार? कहीं पे गाड़ी वाहन में जा रहे हैं, कोई हेलमेट नहीं पहना है, किसी के पास गाड़ी का लाइसेंस नहीं है, फिर भी वह चला रहा है, पुलिस वाला रोक कर उसे ना तो चालान काटेगा, कुछ नहीं करेगा, 200 रुपये लेकर उसे छोड़ देगा। ये भी हो जाता है। कहीं पे हम जाते हैं कुछ कागजात बनवाने के लिए, जाति प्रमाण पत्र, आय निवास प्रमाण पत्र, तो उसके लिए भी कभी कभार हमारे पास से कोई अधिकारी कर्मचारी पैसे ले लिया करते हैं। तो कई जगहों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। ठीक है, तो इसी प्रकार की चीज़ों को भ्रष्टाचार कहा जाता है। तो अब आगे की बात है। राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों, तुम कहते हो वह सूक्ष्म है और सर्वव्यापी है, ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? तो अब राजा को अभी तक पता नहीं था कि भ्रष्टाचार होता क्या है उस टाइम पे। तो आप वह तो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, सब सर्वव्यापी मतलब सभी जगह विद्यमान होने वाला। तो वो तो कहते हैं सबसे सूक्ष्म और सर्वव्यापी केवल ईश्वर हैं। तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? तो विशेषज्ञ कहते हैं हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? तो विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। ऐसा कहते ही क्या होता है, महाराज चौंक पड़ते हैं, राजा चौंक पड़ते हैं, और क्या कहते, सिंहासन में है? ऐसा कहकर राजा उछल कर अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं। वे डर जाते हैं कि क्या भ्रष्टाचार होता क्या है, कैसा होता है, उनको तो कुछ पता ही नहीं रहता है। तो वे डर जाते हैं, भ्रष्टाचार कहाँ से मेरे सिंहासन में आ गया, ऐसा सोचकर खड़े हो जाते हैं। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया है वह बिल झूठा है, वह वास्तव में दुगने दाम का है, आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। घूस समझ में आया? किसी कार्य को या फिर किसी गलत कार्य को करवाने के लिए किसी अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री को पैसे देना भ्रष्टाचार होता है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हुए। कान खड़े क्यों हो गए? कान खड़े होना मतलब चौंक जाना और डर जाना कि कहीं अब हमारे बारे में तो सारा पोल हमारा खुल नहीं जाएगा, ऐसा सोच के वे डर गए, क्योंकि दरबारी आधे भ्रष्टाचारी थे वहां पे। क्या कहा विशेषज्ञों ने कि बीच वालों ने सारा चीज झोल झाल किया है। तो राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञ, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? तो विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने भी उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है, ठेका मिट जाए तो उसकी घूस जाए। इसी तरह और बहुत सी चीजें हैं, किन कारणों से आदमी घूस लेता है, यह भी विचारणीय है। तो यहाँ पे हमें घूस लेने या फिर भ्रष्टाचार होने के कारण के बारे में थोड़ा सा
इशारा किया गया है, संकेत दिया गया है कि भ्रष्टाचार का कारण क्या है। तो यहाँ पे एक कारण यह मिलता है कि सारी सरकारी योजनाएं ठेकेदारों के हाथों में सौंप दी जाती हैं, क्योंकि ठेकेदारों के द्वारा उन अधिकारियों को घूस प्राप्त होता है या फिर भ्रष्टाचार के रूप में पैसे प्राप्त होते हैं, और जो भी कार्य अच्छे से पूर्ण होने रहते हैं उन कार्यों को खराब तरीके से पूर्ण कर दिया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, सड़कों का निर्माण बहुत अच्छे से होना चाहिए, किंतु आजकल की सड़कें हम देखते हैं कि 2 दिन में सड़कें उखड़कर पानी में बह जाती हैं। हाथों से उखाड़ने पे सड़कें उखड़ जा रही हैं और एकदम घटिया क्वालिटी का कार्य किया जाता है। कई जगहों में ऐसा होता है, कई जगहों में बहुत अच्छे भी कार्य किए जाते हैं। तो इसी को मतलब जो अपना पैसा ना हो, अपने मेहनत का पैसा ना हो, उस पैसे को भी खा जाना, दूसरे की पैसों को खा जाना भ्रष्टाचार होता है। ठीक है, तो इसमें सभी अधिकारी कर्मचारी कई लोग सम्मिलित रहते हैं जिससे यह कार्य पूर्ण हो पाता है। तो वे कहते हैं कि इन सभी व्यवस्थाओं को चेंज करना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार समाप्त होगा, ऐसा विशेषज्ञों ने कहा है। जब राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार उस पर विचार करेगा, विशेषज्ञ फिर चले गए। अब राजा ने सारी योजना तो रख ली, दरबार पर विचार करने के लिए रख गया, लेकिन पूरा का पूरा दरबार ही भ्रष्टाचार में लिप्त था, तो वो भ्रष्टाचार हटाना क्यों चाहेंगे। इसलिए उन्होंने उस पर कुछ अच्छे से विचार विमर्श नहीं किया और राजा को गुमराह करते गए। राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। अब उनका तो वही करेंगे ना जो उनको अच्छा लगता है। अगर विशेषज्ञों की बात मान ली जाती, विशेषज्ञों के तरीकों पे सभी चलने लगते, तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाता, तो सारे दरबारियों का जेब कैसे भरता। इसीलिए सारे दरबारियों ने क्या कहा, महाराज, इसी के कारण चिंता में आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उन विशेषज्ञों ने आपको तो झंझट में डाल दिया। ऐसा क्यों कहा कि ऐसा कहने पर अब ये वाला कार्य टल जाएगा और विशेषज्ञों के द्वारा बताए गए कुछ कार्य मत हो और हमारा भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता रहे। ऐसा सोचकर दरबारियों ने राजा से ऐसा कहा। फिर राजा कहते हैं, तो राजा ने कहा, हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। अब वो लोग महाराज तो मूर्ख ठहरे, उनके दरबारी, भ्रष्टाचारी दरबारी अब क्या बोल रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट को तो आग लगा देना चाहिए जिसमें महाराज की नींद में खलल पड़े, जिसके कारण ऐसा बोल रहे हैं। राजा ने कहा, पर क्या करें, तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है, क्या उसे काम में लाना चाहिए। ऐसा कहते हैं। तो दरबारियों ने कहा, महाराज, यह योजना क्या है, एक मुसीबत है, उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी, जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। अब ये कहते हैं कि बिना कोई परेशानी के, बिना कुछ उलटफेर किए सारा भ्रष्टाचार मिट जाए, ऐसा कुछ करना चाहिए और इस प्रकार के तरकीबों को छोड़ देना चाहिए, ऐसा उनके दरबारी लोग कहने लगते हैं, क्योंकि उनको काम चोरी करनी रहती है। अगर विशेषज्ञों की बात मानते तो उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती और उनके जेब में भ्रष्टाचार का पैसा भी आना बंद हो जाता। इसलिए वे इन सब कार्यों को
टालते रहे और इस कार्य को नहीं करना चाहते थे। आज के जमाने में भी यही होता है। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे? तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इन महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का तावीज बनाया है। वह मंत्रों से सिद्ध है और उसके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। अरे वाह, ऐसा तो तावीज हम ये पुस्तक पढ़ के सुन रहे हैं। तो राजा को भी ऐसा ही लगता है कि ऐसा तावीज जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। वाह, क्या काम किया है साधु ने, ऐसा राजा सोचते हैं। आप क्या करते हैं? साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज निकाल कर राजा को दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ। इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? अब राजा थोड़ा सा जानकारी भी लेना चाहते थे, तो पूछते हैं कि अब ये ताबीज तो एक सिंपल साधारण ताबीज के समान दिख रहा है, तो इससे भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो जाएगा, कैसे आदमी सदाचारी बन जाएगा, ऐसा पूछते हैं। तो आप साधु समझाते हैं। क्या समझाते हैं? महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान और कल फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। तो यहाँ पे साधु कहते हैं, यह सही बात कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा में ही या फिर उसके मन में, दिमाग में ही भ्रष्टाचार होता है। सदाचार भी होता है, अनाचार भी होता है, भ्रष्टाचार भी होता है। मनुष्य के मन, मस्तिष्क, दिमाग, आत्मा में ही सारी चीजें विद्यमान होती हैं। मनुष्य जिस प्रकार के कर्म करना चाहे, अपने मन को कंट्रोल करके जो भी कार्य करे वह कर सकता है। बुरे रास्ते पर चलेगा तो बुरे रास्ते पर भी जा सकता है, अच्छे रास्ते पर चलेगा तो अच्छे रास्ते पर भी जा सकता है। भगवान किसी को बेईमान ही नहीं बनाता या फिर भगवान किसी को ईमानदार ही नहीं बनाता। इंसान स्वयं दोनों रास्तों में से किसी रास्ते को चुनता है और उस पर आगे बढ़ता है, क्योंकि इंसान की आत्मा में दोनों चीज़ें विद्यमान होती हैं। तो आप आगे बताते हैं ताबीज के बारे में। आत्मा के पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया है। साधु कहते हैं, कई वर्षों से मैं इसी काम में लगा हुआ था। बहुत मेहनत के बाद मैंने ये ताबीज बनाया है। अब ईमानदारी के स्वर कैसे निकाले जाएं, उस पर मैंने सोचा और इसे बनाया है। अब इस ताबीज को पहन लेने से ईमानदारी के स्वर निकलते हैं। दिमाग ईमानदारी की ओर कार्य करने लगता है, बेईमानी की ओर काम नहीं करता। ऐसा साधु कहते हैं। यहाँ चित्र में राजा को देते हुए ताबीज। आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा, वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी प्रयोग किया है। यह ताबीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। अब कुत्ता तो इतना ईमानदार होता है, इंसान से तो ईमानदार ही होता है, आप सभी जानते होंगे। तो अब साधु ऐसा भी उदाहरण देते हैं कि मैंने इसी कुत्ते पर टेस्ट किया हुआ है कि कुत्ते के गले पर इस ताबीज को बांध दिया तो वह ईमानदार हो गया। कुत्ता अब रोटी चोरी नहीं करता। देख लो, अब इंसानों की तुलना कुत्ते से की जा रही है, फिर भी इतना मूर्ख राजा है कि उनकी बातों पर आ जा रहा है। बात यह है कि तावीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है, तब यह तावीज की शक्ति उस आत्मा का गला घोट देती है और आदमी को तावीज के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही तावीज का गुण है महाराज। अब ताबीज के बारे में बताते हैं कि जब कभी इंसान बेईमानी के रास्ते पर चलने का कार्य करता है, तब उसे
रोकने के लिए यह ताबीज उसकी आत्मा से ईमानदारी के स्वर निकालती है, बेईमानी के स्वर को दबा देती है, जिससे वह बेईमानी के कार्य करने से रुक जाता है, ऐसा साधु कहते हैं। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठकर ताबीज को देखने लगे। अरे बाप रे, ऐसा क्या ताबीज बना दिया कि इसमें भ्रष्टाचार तुरंत मिट जाएगा, सारे लोग ताबीज पहनते ही ईमानदार हो जाएंगे, बेईमानी भूल जाएंगे, ऐसा भी कोई ताबीज होता है? ऐसा सब लोग सोचकर देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीजों का एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देख रेख से में बढ़िया ताबीज बनवाएं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। विशेषज्ञों ने कहा था कि ठेकेदारी व्यवस्था को समाप्त की जाए और उससे जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर ध्यान देकर उस पर नकेल कसा जाए। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब राजा कहते हैं कि साधु बाबा जी, आप हमारे कारखाने के जनरल मैनेजर बन जाइएगा। एक कारखाना हम खोल देते हैं, उस कारखाने में आप करोड़ों ताबीज बनाइए और हमें दीजिए, ऐसा कहते हैं। ये तो ठीक हो गया, इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता, स्वयं वे ताबीज बनाते और सब कुछ ठीक ठाक चलता, डायरेक्ट राजा की नज़र में सब काम में होता। लेकिन अब क्या कहा, उनके एक मंत्री ने कहा। अब मंत्रियों को तो डर सताने लगा, डायरेक्ट राजा और साधु का संपर्क हो जाएगा, बीच में हम लोग तो गायब हो जाएंगे, तब हमारा जेब कैसे भरेगा, ऐसा वे सोचने लगते हैं। अब महाराज से या फिर राजा से कहते हैं, एक मंत्री कहता है, महाराज, राज्य को झंझट में पड़े, मेरा तो निवेदन है साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए, वे अपनी मंडली से ताबीज बनवा कर राज्य को सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव बहुत पसंद आया। साधु को ताबीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाने के लिए पेशगी मिल गए। तो यहाँ से चालू होता है भ्रष्टाचार फिर से। अब मंत्री ने क्या सोचा कि साधु को ठेका मिल जाएगा, चाहे वे सही ताबीज बनाएं या गलत ताबीज बनाएं, बीच में हम साधु से कुछ पैसे ले लेंगे और भ्रष्टाचार फिर से करेंगे, ऐसा वे सोचकर डायरेक्ट काम न करवाते हुए क्या करवाया, साधु को ठेका दे दिया और ठेके के लिए मंत्री और जितने भी दरबारी थे वे बीच में रहने का काम करते रहे और राजा को कुछ पता ही नहीं चला। तो अब उन्होंने क्या किया, कुछ गलत ताबीज भी बनवा लाए होंगे, तो इसीलिए अब पैसे वैसे उनके जेब में मिल गए। तो 5 करोड़ रुपए तो वहीं पे दे दिया जाता है साधु को कि चलिए आप 5 करोड़ रुपए लीजिए, कारखाना बनाइए, अपने साथियों के साथ ताबीज बनाना प्रारंभ कीजिए, ऐसा कहते हैं। राज्य के अखबारों में खबरें छपी, सदाचार के ताबीज की खोज, ताबीज बनाने का कारखाना खुला, ऐसा सभी अखबारों में छप जाता है। लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी, सोचा देखें तो यह ताबीज कैसे काम करता है। वह वेश बदल कर एक कार्यालय गए। उस दिन 2 तारीख थी, एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी। आप क्या करते हैं, साधु को ठेका दे दिए, अब वो ताबीज बनाने लगे, ताबीज की सप्लाई भी स्टार्ट हो गई। अब ताबीज राजा को दे दिया गया। उनके सभी कार्यालयों के कर्मचारियों में ताबीज बांट दी गई, सभी के बाजुओं में ताबीज बांध दी गई, भुजाओं में, ठीक है। तो अब राजा सोचते हैं चलिए अब थोड़ा देख भी लिया जाए कि ताबीज सच में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एक दिन वे टेस्ट करने के लिए
निरीक्षण करने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं? एक कार्यालय में वेश बदल कर जाते हैं। उस दिन 2 तारीख रहती है और 1 तारीख को उनको तनख्वाह मिल गई रहती है। ठीक है, 1 तारीख तनख्वाह मिली रहती है और 2 तारीख ये जाते हैं क्या करने? निरीक्षण करने। तो वह एक कर्मचारी के पास गए और कोई काम बताकर उसे 5 रुपये का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है, ऐसा वह कर्मचारी कहता है। राजा बहुत खुश हुए। ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद वे फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया और उसने लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज नहीं बांध कर आए? बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए, फिर ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। ताबीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले लो। तो यहाँ पे यह सीख मिलती है कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से नस नस में हर इंसान के व्याप्त है। इसके लिए पूरे एकदम सिस्टम को ही चेंज करना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार समाप्त हो पाएगा। अब देखिए इस कहानी में क्या होता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि पूरे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, तब भ्रष्टाचार समाप्त होगा। लेकिन शीर्ष एकदम ऊंचे स्तर पर बैठने वाले मंत्री जो दरबारी होते हैं, वह भी घूसखोर या फिर भ्रष्टाचारी होते हैं। तो वे तो नहीं चाहते रहते हैं कि समाप्त हो जाए भ्रष्टाचार, इसलिए राजा को प्रेरित नहीं करते हैं कि उस योजना को कार्य रूप में परिणत किया जाए, बल्कि राजा को गुमराह करते हैं कि विशेषज्ञों की बात को न माने और कुछ और सोचें। तब एक वही दरबारी गण एक साधु को लेकर आते हैं और ताबीज की बात बताते हैं। और ताबीज पता नहीं कैसा ताबीज रहता है, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। पता नहीं झूठ का ताबीज था, सच का ताबीज था, कैसा ताबीज था। दरबारी को ज्ञान भी होगा कि ये ताबीज सही नहीं है, लेकिन उन्होंने अब उस ताबीज के लिए साधु को आर्डर भी दिलवा देते हैं, पैसे भी उन्हें दिलवा देते हैं, ताकि ठेके के माध्यम से उन्हें भी पैसा मिल जाए, जेब गरम हो जाए, भ्रष्टाचार चलता रहे। ताबीज में भी उन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया। इसलिए तो अंतिम में क्या होता है कि भ्रष्टाचार नहीं मिटता है ताबीज पहनने पर भी। तो इस प्रकार की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, यह अंधविश्वास भी है। और भ्रष्टाचार को एकदम अच्छे से सुचारू ढंग से नियमानुसार एक अच्छी योजना बनाकर ही सारे सिस्टम को परिवर्तित करते हुए खत्म किया जा सकता है। एक सामान्य से ताबीज या फिर जादू टोने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। यह बात हमें इस कहानी में सीखने को मिलती है। भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं? तो यहाँ पे 2 तारीख दिखाए गए हैं। 2 तारीख को राजा उसी कर्मचारी के पास जाता है, तो वह कर्मचारी रिश्वत नहीं लेता है। लेकिन जब वही राजा उसी कर्मचारी के पास 31 तारीख को जाता है, तब वह कर्मचारी रिश्वत ले लेता है या फिर घूस ले लेता है। और जब उस ताबीज पर सुनने पर उसमें आवाज आती रहती है कि आज तो 31 है बेटा, ले 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 ले, 31 है, इस प्रकार की आवाज आते रहती है। तो मतलब यही है कि जब इंसान के पास पैसों की कमी होती है या फिर उसे अपने घर चलाने के लिए या फिर उसको जितनी आवश्यकता होती है उसके लिए उतने पैसे नहीं होते हैं, तब वह घूस लेने के लिए या फिर रिश्वत लेने के लिए मजबूर होता है। इसी कारण वह रिश्वत लेता है। पहला कारण ये हो गया। और रिश्वत लेना गलत बात है। और दूसरी सीख यह मिलती है कि किसी जादू टोने या फिर एक ताबीज पहन लेने से
कोई भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए एक अच्छी योजना बनाकर उसे कार्य रूप में परिणत करना होगा। पूरे सिस्टम को चेंज करने की आवश्यकता है, तभी भ्रष्टाचार समाप्त होगा। ठीक है, तो आप लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा ईमानदारी दिखाइएगा, ईमानदार बनने का प्रयास कीजिए। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार आप लोग नहीं करेंगे। आप लोग अपने आप से आज वादा कर लें कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, किसी भी काम को सही ढंग से करेंगे, उसमें कुछ पैसे निकाल कर खाने का या फिर चोरी करने का कार्य नहीं करेंगे। ऐसा आप लोग अपने आप से वादा कीजिए। तो यह कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें यह शिक्षा मिलती है कि भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए अच्छी योजना बनानी होगी और लोगों के पास इतने पैसे होने चाहिए जिससे उनका घर चल सके और वे अलग से भ्रष्टाचार रूपी रिश्वत लेने के लिए मजबूर ना हो। तो यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, यह वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।